चलिए, ये 1275 का, ठीक है ना, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। सेकेंड शिफ्ट में हम लोग लगभग 16 क्वेश्चन देखे थे, उससे आगे आज यहां से करवा देते हैं। क्या 1675 का आगे से है, मतलब यह है लगभग 16-17 नंबर क्वेश्चन है, उसको है ना 1-2 करके मतलब लिख के करवा रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? तो तैरते हुए द्वीपों का झील होता है ना, किसे कहा जाता है? लोकटक झील को। जो लोकटक झील है यह पूर्वोत्तर भारत में है और यह मणिपुर राज्य में पाया जाता है। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में है। और झीलों की बात किया जाए, झील की, ये हो चुका है बस। पूर्वोत्तर झील मणिपुर में है, यह झील लोकटक झील, और यह पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी की झील है ना। वही भारत की सबसे बड़ी झील कहा जाए तो वेम्बनाड झील है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? चुलामू। कौन सा है? चुलामू, सिक्किम में है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? बुल्लर झील है। कौन सा है? बुल्लर। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? चिल्का झील। कौन सा झील है? चिल्का झील। 2 राज्यों पर स्थित झील है पुलिकट झील, जो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और अंतः स्थलीय सबसे बड़ी झील कौन सा है? सांभर झील। और सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। और वही बात किया जाए, क्रेटर से निर्मित झील कौन सी है? क्रेटर से निर्मित झील कौन सा है? लोनार झील। और कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो निम्नलिखित में से कौन किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? तो लोकटक झील है। यह कहां पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। हुसैन सागर झील कहां पे है? हैदराबाद में। पुलिकट झील कहां है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और देवर नहीं है, इसको से झील है यहाँ पर, देवर झील। देवर झील, ढेबर है, ढेबर, ढेबर है राजस्थान में। देवर नहीं है, ढेबर। ढेबर कहां है? राजस्थान में। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन की सूची में है? तो जमुई का एक करमटिया जगह पड़ता है। जमुई का करमटिया जगह सोना के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो बिहार का जो जमुई जिला है करमटिया, उसे सोना का स्वर्ण भूमि कहा जाता है। जिस तरह कर्नाटक को सोना का स्वर्ण भूमि कहा जाता है, ठीक है ना, उसी तरह बिहार में जमुई जिला है। बिहार में जो जमुई जिला है इसे सोने का भूमि कहा जाता है। वही बात किया जाए भागलपुर का, तो भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। तो सिल्क सिटी के नाम से किसे जानते हैं? भागलपुर को। सिल्क सिटी के नाम से किसे जानते हैं? भागलपुर के जानते हैं। और वही रोहतास गंधक के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। रोहतास जो होता है किसके लिए प्रसिद्ध है? गंधक के लिए रोहतास प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और वही मुंगेर, मुंगेर है यह गन फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गन फैक्ट्री। और गन फैक्ट्री के लिए कौन प्रसिद्ध है? मुंगेर। कौन प्रसिद्ध है? मुंगेर। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने पेश किया था? भारत छोड़ो आंदोलन को पेश किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन को जो पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले देखिए क्यों पेश हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर, सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर सबसे पहले भारत में एक मिशन आया था, इसका नाम था क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन था? क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन आया था, घोषणा हुआ था पहले 11 मार्च 1942। 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन घोषणा हुआ था। और इसका जो आगमन हुआ था क्रिप्स मिशन का वह 23 मार्च 1942 को घोषणा हुआ 11 मार्च को। और आगमन हुआ था कब? 23 मार्च को क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था भारत की धरती पर। और क्रिप्स मिशन का कहना क्या था? क्रिप्स मिशन जैसे ही भारत में आएगा तो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देगा, जो 1928 से मांग किया था मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है ना। तो वही मांग को लेकर क्रिप्स मिशन कहा था भारत को हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे और साथ ही साथ भारत को संविधान बनाने को लेकर संविधान परिषद का गठन करने का अधिकार दे देंगे। पर इस क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और साथ ही साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के द्वारा बहिष्कार कर दिया गया।
महात्मा गांधी का है ये तुम्हारा जो मिशन है ये पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है। और वही जवाहरलाल नेहरू ने कहा था यह उत्तर तिथीय चेक रहित ये तुम्हारा बिल है, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए इस किस मिशन को 11 अप्रैल 1942 इसको क्या कर दिया गया, वापस लौटा दिया गया। जैसे ही वापस लौटा दिया गया इस किस मिशन को, तो महात्मा गांधी ने इसको लौटाने के बाद महात्मा गांधी ने सभी कांग्रेस के मंत्रियों का बैठक करवाया। और वह बैठक करवाया कहां पे, तो यह बैठक करवाया महाराष्ट्र के वर्धा में। और महाराष्ट्र के वर्धा में इसका बैठक हुआ। और वर्धा के ग्वालियर टैंक में जैसे ही इसका बैठक हुआ, यह बैठक हुआ था 7 अगस्त 1942 को। और जब यह बैठक हुआ तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था भारत छोड़ो को लेकर, भारत छोड़ो आंदोलन, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया उसका नाम था अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद सबसे पहले गौर से सुनिए। क्यूश मिशन आया था, घोषणा हुआ 11 मार्च 1942 को। 23 मार्च 1942 को भारत में आगमन हुआ। वह कांग्रेस के मंत्रिमंडल और मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल ने इसको वापस लौटा दिया। महात्मा गांधी ने सभी मंत्रियों का बैठक करके भारत छोड़ो आंदोलन का लेकर ग्वालियर टैंक में बैठक किया। और ग्वालियर टैंक में बैठक हुआ था 7 अगस्त 1942 को, आज जिसका अध्यक्ष बनाया गया था अबुल कलाम आजाद। आज जैसे ही अबुल कलाम आजाद इस बैठक का अध्यक्षता किए, तो महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कर दिया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर 70 मिनट तक भाषण देते हैं। कितने मिनट भाषण देते हैं, 70 मिनट भाषण देते हैं। और भाषण के दौरान कहते हैं सभी भारतीयों को, अब या तो करो या मरो, करो या तो मरो। और जैसे ही करो या मरो का नारा देते हैं, तो सभी कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने घोषणा करके कहता है नहीं, अब भारत को किसी तरह आजाद करा लेना है। जहां से जो भी भारतीय क्रांतिकारी नेता रहता है सब वहां से आंदोलन छेड़ देता है, ठीक है ना। भारत के अलग अलग क्षेत्र में आंदोलन छिड़ जाता है। और इस भारत छोड़ो आंदोलन को 8 अगस्त 1942 को क्या मिल जाता है, स्वीकृति मिल जाता है। जैसे स्वीकृति मिल जाता है तो 9 अगस्त यानी 8 अगस्त के आधा रात यानी कि हो जाता है 9 अगस्त। और 9 अगस्त 1942 के रात में ब्रिटिश के द्वारा 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का जितना भी क्रांतिकारी दल के नेता रहता है उस सबको गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन 0 आवर चल रहा है। क्या चलवाता है, ऑपरेशन 0 आवर। और ऑपरेशन 0 आवर चलवाते हैं तो इसके तहत जितना भी भारतीय क्रांतिकारी दल के नेता रहता है, ऑपरेशन 0 आवर चलता है तो इसके दौरान जितना भी भारतीय क्रांतिकारी दल के नेता रहता है सभी भारतीय क्रांतिकारी दल के नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे महात्मा गांधी महाराष्ट्र के पुणे के यरवदा जेल में ही इसको बंद कर दिया जाता है। महात्मा गांधी को महाराष्ट्र के पुणे के यरवदा जेल में इनको बंद कर दिया जाता है ऑपरेशन 0 आवर के तहत। और साथ ही साथ महात्मा गांधी की इनका पत्नी एक और आती है कस्तूरबा गांधी। कौन आती है, कस्तूरबा गांधी। और एक उनकी साथ में हमेशा रहती है सरोजिनी नायडू। कौन आती है, हाँ पुणे के आगा खां पैलेस में, ठीक है ना, आगा खां पैलेस में है। वहां पैलेस का नाम रहता है आगा खां पैलेस, सही बात है, आगा खां पैलेस। और आगा खां पैलेस से बंद होने के बाद इसके साथ कस्तूरबा गांधी और साथ ही साथ कस्तूरबा गांधी के साथ जो सरोजिनी नायडू रहती है, सरोजिनी नायडू को भी बंद कर दिया जाता है, नायडू को भी बंद कर दिया जाता है। और वही बात किया जाए बिहार में, तो बिहार के बांकीपुर जेल में किसे बंद किया जाता है, बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को किसे बंद किया जाता है, राजेंद्र प्रसाद को। वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू को बंद कर दिया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बंद कर दिया जाता है। और वहीं यहां पर आइएगा
तो पश्चिम बंगाल में अब्दुल कलाम आजाद को पश्चिम बंगाल के इसको अब्दुल कलाम आजाद को बंद कर दिया जाता है। और उसका नाम क्या रहता है? कुछ जेल का नाम क्या रहता है? अल्मोड़ा नहीं रहता है उसका। पश्चिम बंगाल में उसको अब्दुल कलाम आजाद को बंद कर दिया जाता है। अब्दुल कलाम आजाद को, अब्दुल कलाम आजाद को बंद कर देता है, ठीक है ना। तो जिस तरह देखिए भारत की जितना भी क्रांतिकारी दल के नेता है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सबको जेल में बंद कर दिया जाता है। इस टाइम में क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान एकमात्र व्यक्ति बच जाता है जिसका नाम रहता है सुभाष चंद्र बोस। कौन रहते हैं? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन करके आते रहते हैं। और इसी दौरान महात्मा गांधी को कहते हैं राष्ट्रपिता। और जितना भी क्रांतिकारी दल के नेता रहता है कहते हैं, उसको आह्वान करते हैं सभी क्रांतिकारी दल के नेता को छोड़ दो, ठीक है ना। बाकी छोड़ता नहीं है। महात्मा गांधी को लगभग 1946 ईस्वी में छोड़ता है अंग्रेज। 42 में गिरफ्तार होते हैं और लगभग 46 में छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी को पूछता है कहां पे बंद किया था? पूना के आगा खां पैलेस में। पूना के आगा खां पैलेस में। वहीं बांकीपुर जेल में किसको बंद किया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। अल्मोड़ा जेल में किसको बंद कर दिया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और वहीं अब्दुल कलाम आजाद को कौन सा जेल है? नीचे लिखा होगा सबसे नीचे, अब्दुल कलाम आजाद को। अरे बड़ी अजीब ना, बॉयस नाम है इसका। बांकुरा जेल में अब्दुल कलाम आजाद को बांकुरा जेल में बंद कर दिया जाता है। अब्दुल कलाम आजाद को बांकुरा, पश्चिम बंगाल में पड़ता है बांकुरा। अब्दुल कलाम आजाद को बांकुरा जेल में बंद कर दिया जाता है। और इस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन चरम सीमा पहुंच जाता है, ठीक है ना। और जितना भी क्रांतिकारी दल के नेता रहता है सब गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है। तो आपसे पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन, कहेगा यह प्रस्ताव जो पेश किया गया था, यह भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पेश किया गया था, वह प्रस्ताव पेश किया गया था किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रस्ताव जब पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एक बार आइए बताइए तो किस मिशन का आगमन बोले घोषणा कब हुआ था? 11 मार्च 1942। किस मिशन का भारत के धरती पर आगमन कब हुआ था? 23 मार्च 1942। और वहीं किस मिशन को इसका रिपोर्ट वापस भेज दिया गया कब? 11 अप्रैल 1942। उसके द्वारा महात्मा गांधी को देख बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का बैठक कब हुआ था? 7 अगस्त 1942। इसका बैठक कहाँ हुआ था? वर्धा के ग्वालियर टैंक में। और इस भारत छोड़ो आंदोलन की अध्यक्षता किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लगभग कितना मिनट तक भाषण दिए थे? और कौन सा नारा दिए थे? करो या मरो। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह प्रस्ताव का पेश कब किया गया था? 8 अगस्त 1942। इसके दौरान अंग्रेजों के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर। यह कब चला था? 9 अगस्त 1942। और इस आंदोलन के दौरान जितना भी क्रांतिकारी दल के नेता था सबको क्या कर लिया गया था? जेल में बंद कर दिया गया था। जेल में बंद करने के दौरान महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी और सोनी नायडू को कहां बंद किया गया था? पूना के आगा खां पैलेस येरवादा जेल। वही बात किया जाए बांकीपुर में किसे बंद किया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। अल्मोड़ा जेल में किसे पेश किया गया? बंद किया था। अब बांकुरा जेल में अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है ना। तो पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेताओं को गिरफ्तार करके अल्मोड़ा जेल में किसको बंद किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। बांकीपुर जेल में किसको? बांकीपुर राजेंद्र प्रसाद। और बांकुरा जेल में किसे बंद किया गया था? और पुणे के येरवादा आगा खां पैलेस किसे बंद किया गया था? कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी। तो बन जाए क्वेश्चन। अब बताया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उस टाइम में उस अधिवेशन हुआ था वर्धा में, उसका अध्यक्षता किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद। किस मध्यकालीन संत के उपदेश को अभंग में संकलित है? किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? किसका है? तुकाराम, नामदेव, रविदास। किसका होगा? तुकाराम। किसका है? तुकाराम। देखिए कैसे है इसका, देखिए
एक संप्रदाय है, दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत नहीं, महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में जो होता है ना, महाराष्ट्र का कुछ संतों के द्वारा कुछ संप्रदाय है मेरे भाई, दो संप्रदाय है। एक है मेरे भाई बरकड़ी संप्रदाय। कौन संप्रदाय है? बरकड़ी संप्रदाय है, बरकड़े संप्रदाय, बरकड़ी संप्रदाय है। यहाँ क्वेश्चन पूछता है, इसको याद रखिएगा, संप्रदाय है। और एक है धरकड़ी संप्रदाय, बरकड़ी और धरकड़ी, धरकड़ी संप्रदाय, बरकड़ी और धरकड़ी संप्रदाय, संप्रदाय, धरकड़ी संप्रदाय, धरकड़ी संप्रदाय, संप्रदाय। दो संप्रदाय है महाराष्ट्र में, दो संप्रदाय है, ठीक है ना, बरकड़ी और धरकड़ी, बरकड़ी और धरकड़ी। महाराष्ट्र के संत का नाम याद रखने का एक ट्रिक है, याद रखिए क्या, एक ट्रिक ये लिखवा देते हैं, एक ट्रिक है, ज्ञान ए तूरा। क्या है? ज्ञान ए तूरा, ज्ञान ए तूरा। देखिए महाराष्ट्र का संत है, ज्ञा से होता है ज्ञान देव। ज्ञा से क्या होता है बाबू? ज्ञान देव। ज्ञा से क्या होता है? ज्ञान देव। न से होता है नामदेव, न से क्या होता है? नामदेव। और ए से होता है एक राम, ए से क्या होता है? एक राम। तू से होता है तुकाराम, तुकाराम। और र से होता है रामदास, र से क्या होता है? रामदास, रामदास, रामदास। देखिए महाराष्ट्र के संत कौन कौन है? ज्ञान ए तूरा, ज्ञान ए तूरा। ज्ञा से क्या होता है? ज्ञान देव। न से नामदेव, ए से एक राम, तू से तुकाराम, र से रामदास। यहां समझेगा, ज्ञान देव और नामदेव, एक राम, तुकाराम और रामदास। महाराष्ट्र के संत है ना, दो भागों में थे, एक था बरकड़ी संप्रदाय और एक था धरकड़ी संप्रदाय। बरकड़ी और धरकड़ी। देखिए बरकड़ी संप्रदाय उसे कहते थे जो भगवान कृष्ण में विश्वास रखता था। बरकड़ी संप्रदाय उसे कहते थे जो भगवान कृष्ण में विश्वास करता था। बरकड़ी संप्रदाय उसे कहते हैं जो भगवान कृष्ण में विश्वास रखता था। और धरकड़ी संप्रदाय उसे कहते हैं जो भगवान राम में विश्वास करता था। बात गौर से समझिए, महाराष्ट्र के संत दो भाग में, बरकड़ी और धरकड़ी। बरकड़ी संप्रदाय उसे कहते हैं जो भगवान कृष्ण में विश्वास रखता था, और धरकड़ी संप्रदाय उसे कहते हैं जो भगवान राम में विश्वास रखता था। तो महाराष्ट्र का कुछ संत ऐसे हुए जो बरकड़ी संप्रदाय से जुड़े हुए, और कुछ संत ऐसे हुए जो धरकड़ी संप्रदाय से जुड़े हुए। बात जा रहा है कि नहीं है? तो कुछ संत ऐसे हुए जो धरकड़ी संप्रदाय के थे। तो आप देखिएगा महाराष्ट्र के टोटल संत इतना ही है, ज्ञाने तूरा, ज्ञान देव, नामदेव, एक राम, तुकाराम और रामदास। देखिए ज्ञान देव, नामदेव और तुकाराम, ज्ञान देव, नामदेव और तुकाराम, यह सब थे बरकड़ी संप्रदाय के। ज्ञान देव, नामदेव, तुकाराम किस संप्रदाय के थे? बरकड़ी। और वही एक राम, जहां राम लगा हुआ है, और रामदास, ये किस संप्रदाय के थे? धरकड़ी संप्रदाय के थे। तो एक राम और रामदास यह धरकड़ी संप्रदाय के थे। आई क्रम भी है, महाराष्ट्र का इस संत का क्रम भी है। कहेगा ज्ञान देव के बाद कौन आया है? नामदेव। नामदेव के बाद कौन आया है? एक राम। एक राम के बाद कौन आया है? तुकाराम। और तुकाराम के बाद कौन आया है? रामदास। ठीक है ना? तो एक राम और रामदास यह धरकड़ी संप्रदाय के थे। और भगवान कृष्ण के छंदों को गाने वाला को ही उपंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपंग। ये क्या लिखा है? अभंग कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण के छंदों को जो गाता है, भगवान कृष्ण के छंदों को जो गाता है उसे क्या कहते हैं? अभंग। क्या कहते हैं? अभंग। भगवान कृष्ण के छंदों को गाने वाला को ही क्या कहते हैं? अभंग कहा जाता है। भगवान कृष्ण के छंदों को गाने वाला क्या कहते हैं? अभंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? अभंग। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए जो महाराष्ट्र के संत था कितने भागों में था? बरकड़ी और धरकड़ी। भगवान कृष्ण में जो विश्वास रखता था उसे क्या कहते थे? बरकड़ी। भगवान कृष्ण में जो विश्वास रखते थे उसे क्या कहते थे? बरकड़ी। आज भगवान राम में विश्वास रखते उसे क्या कहते थे? धरकड़ी। क्या कहते थे? धरकड़ी। और महाराष्ट्र के टोटल संत कितने हुए? 1 2 3 4 5। 5 में से ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम। ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम किस संप्रदाय के थे? बरकड़ी। और एक राम और रामदास किस संप्रदाय के थे? धरकड़ी। क्या थे? धरकड़ी। ठीक है ना? और भगवान कृष्ण और राम के जो शब्द होता है उसके छंदों को गाने वाला को क्या कहते हैं? अभंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अभंग कहा जाता है। ठीक है ना? तो आप तो ऑप्शन सब छाड़ दीजिएगा, नहीं छाड़ जाएगा। आप बताइए महाराष्ट्र के संत में कौन कौन था? क्या तुकाराम थे? नामदेव थे ना? रविदास थे क्या? ये नहीं थे? दादू नहीं थे। अब अपना से बता दीजिए कौन होगा? तुकाराम होगा कि नामदेव होगा?
दो चीज बताए हैं, ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम। किस संप्रदाय के थे? बरकड़ी संप्रदाय के थे। भगवान कृष्ण के छंदों गाने वाला को क्या कहते हैं? बरकड़ी कहते हैं, और अभंग कहा जाता है। और धरकड़ी में कौन होता है? रामदास। और कौन होता है? एक राम। तो यहाँ पर तुकाराम किस संप्रदाय के थे? बरकड़ी के, भगवान कृष्ण में विश्वास रखने वाला, भगवान कृष्ण में विश्वास रखने वाला, ठीक है ना। तो कौन हो जाएगा इसका? तुकाराम हो। कौन होगा? तुकाराम। अरे दोनों होगा ना, ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम, ठीक है ना, दोनों है। बाकी इसका जो एग्जाम आंसर दोनों सही है, ठीक है ना, तुकाराम और नामदेव। बाकी इसका जो आंसर लिया ना, कौन लेगा? तुकाराम। कौन है? तुकाराम। भगवान कृष्ण के छंदों को जो गाया जाता है ना, उसी को अभंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? अभंग कहते हैं, ठीक है ना। महाराष्ट्र के संत का क्या है? ज्ञाने तूरा, ज्ञाने तूरा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण की क्रियाविधि से बनता है? तो कौन सा बहुकलन है जो बहुलीकरण की क्रियाविधि से बनता है? देखिए बहुलीकरण क्या होता है, समझिए बहुलीकरण क्या होता है। जैसे से देखिए, छोटे छोटे अणुओं के, छोटे छोटे अणुओं से, ठीक है ना, एक सघन अणु बनाया जाता है। छोटे छोटे अणुओं के एक सघन अणु बनाया जाता है, ठीक है ना। उससे ही क्या कहते हैं? बहुलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलीकरण, जिसे वो पॉलीमर भी कहा जाता है, पॉलीमर कहते हैं, पॉलीमर कहा जाता है। क्या कहते हैं? पॉलीमर कहता है। यानी छोटे छोटे अणुओं से मिलकर एक बहुत बड़े सघन अणुओं का निर्माण ही क्या कहलाएगा? पॉलीमर कहलाता है, कहलाता है ना। जैसे आप देखिएगा, जैसे एक बात बोलते हैं, मीथेन, इथेन ले लीजिए, CH2 होता है ना, इथेन का CH2 होता है। अब बहुत छोटे छोटे ये हो गया आपका अणु हो गया, छोटे छोटे अणु हो गया, और यही अणु को CH2 को, और यदि बहुत सारा CH2 को मिला देंगे, मतलब इन संख्या में मिला देंगे, और इसी का चैन, जैसे इसी का चैन बन जाएगा CH2 CH2 CH2, तो यही क्या है? बहुलीकरण है। क्या हो जाएगा? बहुलीकरण। जैसे बहुत सारा बहुलीकरण है, जैसे में आप देख लीजिएगा, ये पॉलीविनाइल फ्लोराइड, पॉलीविनाइल होता है, पोलोथीन होता है, और पॉलिस्टराइड, क्या लिखा हुआ है? पॉलीएस्टराइड, ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, पॉलिस्टराइड है। एक है नाइलॉन। देखिए पॉलीविनाइल फ्लोराइड का प्रयोग कहाँ होता है? पॉलीविनाइल का, PVC का प्रयोग कहाँ होता है? यहाँ फ्लोराइड नहीं होगा, क्लोराइड होगा। ये है ना, क्लोराइड है। PVC होता है ना, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, छाता देखे हैं? छाता, छाता, तो छाता जो होता है, या आप देखिएगा छाता हो गया, चाहे ऊपर में जो उड़ते हैं क्या बोलते हैं, पैराशूट हो गया, और टायर हो गया, वो सब जो रेशा होता है किसका होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का। किसका होता है? वो सब बहुलीकरण है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। अब पॉलीथीन जन्म करते हैं हम लोग, पन्नी उन्नी में जो सामान लेते हैं, ठीक है ना, तो ये सब क्या होता है? पॉलीथीन। अब पॉलीथीन होता है, सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है भारत में वो पॉलीथीन का होता है। किसी भी दुकान में जाएगा तो हर चीज पॉलीथीन में ही बंद है, नहीं है? तो हर चीज पॉलीथीन में ही बंद है। उसके बाद पॉलीएस्टराइड जो होता है, पॉलीएस्टराइड, जो थर्मोकोल देखे हैं, थर्मोकोल, जो थर्मोकोल होता है, जैसे में आप टीवी खरीदिएगा, रेडियो खरीदिएगा, या बड़ा बड़ा LED खरीदिएगा, ठीक है ना, कंप्यूटर खरीदिएगा, तो इतना वो थर्मोकोल में बंद रहता है। मछली भी आता है थर्मोकोल में, आता है ना। तो वह सब जो होता है पॉलीएस्टराइड होता है, पॉलीएस्टराइड होता है। और वही नायलॉन की बात किया जाए, जो रस्सी हो गया, ठीक है ना, तो रस्सी हो गया, रस्सी, पाइप, रस्सी और पाइप जो होता है, गांव में देखिएगा जो टंकी वाला पाइप नहीं होता है, वो सब किसका बना होता है? नायलॉन का कहता है। किसका होता है? नायलॉन का। कहता है हम लोग गांव में जाते हैं भैंसी बांधने के लिए, तो भैंसी बांधने के लिए, गाय बांधने के लिए, सब बांधने के लिए किसका रस्सी मांगते हैं? नायलॉन का, ठीक है ना। मोटा मोटा रस्सी, बहुत मजबूत रस्सी होता है। चाहे घास वृक्ष को गिराने उड़ाने के लिए होता है, घास वृक्ष को गिराने उड़ाने के लिए, तो वहां पर नायलॉन का ही रस्सी लेकर प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें घर्षण जो होता है ना, घर्षण होता है नायलॉन का रस्सी में, एकदम छिछलापन होता है, उसमें घर्षण कम होता है, इसलिए बहुत जल्दी कम खियाता है वो, और लंबे समय तक चलता है, ठीक है ना। तो वह होता है क्या सा? नायलॉन होता है। और थर्मोकोल में क्या होता है? पॉलीएस्टराइड। क्या होता है? पॉलीएस्टराइड। और सबसे अधिक उत्पादन किसका करते हैं? पॉलीथीन का। अब पॉलीविनाइल, यहाँ पर फ्लोराइड नहीं है, क्लोराइड है। अब जब पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पैराशूट हो गया, ठीक है ना, छाता हो गया, और पर्स पर, कुछ पर्स में होता है ना, वो प्लास्टिक का भी लगाते हैं,
तो वहां पर इसका ही प्रयोग किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और जो बहुलीकरण होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है अर्ध संश्लिष्ट, और एक होता है संश्लिष्ट। प्रकृति होता है जो भगवान के द्वारा दिया गया है, और संश्लिष्ट ऐसा होता है जो इंसानों को द्वारा, कृत्रिम रूप से इंसान के द्वारा बनाया गया होता है। जैसे मुंह में स्टार्च, क्या इंसान बनाया है? मार देखें, मांस स्टार्चे है ना। मार जो हम लोग बचपन में जो खाते थे, मार भात घी डाल के, ठीक है ना, बड़ा मजा आता था खाने में घी डाल के। मार ले लीजिए, भात ले लीजिए, घी डाल दीजिए और नमक वमक डाल के, प्याज डाल के खाने बड़ा मजा आता था, ठीक है ना। तो वो जो मार देखते हैं वो क्या है? स्टार्चे है ना। तो वह जो है वह प्राकृतिक है। वो कैसा बहुलक है? प्राकृतिक। चमड़ा कैसा है? प्राकृतिक है। डीएनए आरएनए ये भी शर्करा है। डीएनए क्या है? शर्करा है। तो यह सब कैसा बहुलक है? प्राकृतिक है। कैसा है? प्राकृतिक है। जैसे ग्लाइकोजेन हो गया, ठीक है ना, ग्लूकोज हो गया, ये सब कैसा बहुलक है? प्राकृतिक है। और रस्सी हो गया, पैरासूट हो गया, थर्मोकोल हो गया, ये सब कैसा बहुलीकरण है? कृत्रिम है। कैसा है? कृत्रिम। समझिएगा, जो बहुलीकरण होता है 2 प्रकार का, जो इंसानों को द्वारा बनाया गया है उसको बोलेंगे कृत्रिम, और जो भगवानों को द्वारा अपने आप प्रकृति के द्वारा बना है उसे हो गया प्राकृतिक। क्या स्टार्च हम लोग बनाए हैं? भगवान बना दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में आपको अधिकतम क्षेत्रफल अति सघन वन मिलता है? सबसे अधिक वन किसे मिलता है? पश्चिम चंपारण में। किसे मिलता है? पश्चिम चंपारण में। देखिए, खुल जाओ सिम। बराबर बड़ी खराब फोटो निकल गया, बड़ी खराब है फोटो। डाउनलोड हो जाएगा, नहीं अच्छा क्वालिटी में आएगा। देखिए, ये बिहार है। बताइए बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है? और अनुमंडल कितने हैं? अनुमंडल 9 है। 101 है। अब प्रमंडल कितना है? 9। प्रमंडल कितना है? 9। और बताइए जिलों की संख्या है 38, प्रमंडल 9, अनुमंडल 101 है। बात किया जाए बिहार की, तो बिहार की जो सबसे पूर्वी जिला आता है, बिहार में सबसे पूर्वी जिला आता है किशनगंज। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज। और वहीं सबसे पश्चिम जिला की बात किया जाए तो कैमूर है। सबसे पश्चिम जिला कौन सा है? कैमूर है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे दक्षिण जिला गया है। कौन सा है? गया। सबसे अधिक वन पाया जाता है कहां पे? मुंगेर में। कहां पाया जाता है? गिने गए मुंगेर, और कहने गया है मुंगेर में। और सबसे अधिक सघन मतलब घनत्व वाला वन कहां पाया जाता है? पश्चिमी चंपारण में। कहां पाया जाता है? पश्चिमी चंपारण। भारत में सबसे अधिक वन कहां पाया जाता है? और सबसे अधिक सघन वन अरुणाचल प्रदेश में। उसी तरह ये भी बोला है, सबसे अधिक वन होता है मुंगेर में, और सबसे अधिक सघन जो होता है ना वो कहां होता है? पश्चिम चंपारण में। घाना मेघालय, मतलब पहले था 2023 की रिपोर्ट के अनुसार हो गया अरुणाचल। पहले था ना मेघालय था, बाकी अब हो गया यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। बाकी सबसे अधिक वन में आता है ना मध्य प्रदेश, पहले भी था अभी भी था। और वन रिपोर्ट जो जारी हुआ था ना पहली बार कब हुआ था? 1987 में। 1987 में। और बात किया जाए पश्चिम चंपारण का, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भी सबसे बड़ा जो जिला है कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, ठीक है ना। क्षेत्रफल के दृष्टि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। आज क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर है। देखिए, छोटा आदमी है ना सिहूर जाता है, छोटा आदमी होता है ना एकदम सिहूर जाता है, तब सबसे छोटा जिला कौन हो जाएगा? शिवहर। जैसे 12 आदमी पूरा फैल जाता है तो पश्चिमी चंपारण, और छोटा आदमी क्या होता है? सिहूर जाता है। तो सबसे क्षेत्रफल कम किसका है? बाकी शिवहर में 2 चीज, सबसे कम क्षेत्रफल भी है और सबसे अधिक जनघनत्व भी है, शिवहर का है। सबसे अधिक जनघनत्व किसका है? शिवहर का। और सबसे कम जनघनत्व किसका है? कैमूर का। क्वेश्चन अलग अलग कर रहे हैं,
सबसे अधिक जनघनत्व किसका है? सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? अरे कम एरिया है, आदमी ज्यादा है तो जनघनत्व नहीं जाएगा, ठीक है ना। और वहीं सबसे कम जनघनत्व किसका है? सबसे कम जनघनत्व किसका है? कैमूर का। सबसे कम किसका है? कैमूर का, ठीक है ना। वही बात किया जाए गोपालगंज और मुंगेर का, ठीक है ना, तो सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर। सबसे कम किसका है? मुंगेर। किसका है? मुंगेर। सबसे अधिक पढ़ा लिखा वाला राज्य कहा जाए तो पूर्णिया। सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? पूर्णिया है। और सबसे महिला में पुरुष में सब में, महिला में नहीं, ठीक है ना, तो सबसे कम पढ़ा लिखा पुरुष में और ओवरऑल सभी में जो कम पढ़ा लिखा है कौन है? पूर्णिया है। बाकी महिला में सबसे कम पढ़ा लिखा कौन सा है? सहरसा। महिला में कौन सा है? सहरसा है। महिला में कौन सा है? सहरसा। वही सबसे पढ़ा लिखा वाला एरिया, महिला हो या पुरुष हो, ठीक है ना, या ओवरऑल हो, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन सा है? रोहतास। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कहा जाए रोहतास। सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। पुरुषों में भी पूर्णिया। बाकी महिला में सबसे कम साक्षरता कौन है? सहरसा। कौन सा है? सहरसा, ठीक है ना, तो सहरसा है। और वहीं सबसे ठंडा स्थान कहेगा तो गया, सबसे गर्म स्थान कहेगा तो गया, सबसे कम वर्षा गया, सबसे अधिक वर्षा किशनगंज। कौन होता है? किशनगंज। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। और नेपाल से सीमा लगाने वाला राज्यों की संख्या कितना है? 7। उत्तर प्रदेश से सीमा लगाने वालों की संख्या 8, और झारखंड से सीमा लगाने वाले की संख्या 8, और पश्चिम बंगाल से सीमा लगाने वाले की संख्या 3। कितना है? 3। कितना है? 3। बुझाया? वही बात के सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? गोपालगंज। सबसे कम मुंगेर का है। किसका है? मुंगेर का, ठीक है ना। सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा एरिया है? पटना। सबसे अधिक जनसंख्या पटना। और सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा है। कौन सा है? शेखपुरा। सबसे अधिक जनसंख्या पटना और सबसे कम शेखपुरा है। कौन सा है? शेखपुरा। सबसे कम किसका है? शेखपुरा। क्वार्ट्ज के मामले में सबसे अधिक उत्पादन होता है कहाँ पे? रोहतास में। कहाँ होता है? रोहतास में। और सोना के मामले में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? जमुई। कहाँ होता है? जमुई। सोना के लिए जमुई। सिल्क के लिए कौन प्रसिद्ध है? भागलपुर। सिल्क के लिए कौन प्रसिद्ध है? भागलपुर। कौन सा है? भागलपुर है। बुझा गया ना? आगे बढ़ा जाए। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। आगे आइए। तो देखिए, तो बिहार के निम्नलिखित किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल अति सघन मिलेंगे? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में मिलता है। इसके बाद देखिए, सबसे देखिए तीसरा स्थान में आता है सीतामढ़ी, सबसे कम पढ़ा लिखा। पहला में कौन आता है? पूर्णिया। दूसरा में आता है शिवहर और तीसरा में सीतामढ़ी। हम पहले कम पढ़ा लिखा में पहले पूर्णिया आता है, उसके बाद शिवहर आता है और तब सीतामढ़ी आता है। सहरसा महिला में आता है कम। महिला में सबसे कम कौन सा है? सहरसा। कौन सा है? सहरसा। भारत के किस क्षेत्र, किस केंद्रशासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनघनत्व रही थी? तो सबसे कम जनघनत्व किसका रहा था? अंडमान निकोबार का। और सबसे अधिक जनघनत्व किसका था? दिल्ली का। किसका था? दिल्ली। और सबसे कम अंडमान निकोबार। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला एरिया लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। दूसरा है जम्मू कश्मीर। पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर और तीसरा अंडमान निकोबार। कौन है? अंडमान निकोबार। तीसरा कौन सा है? अंडमान निकोबार। चौथा में है दिल्ली। चौथा में कौन सा है? दिल्ली। पांचवा में पुदुचेरी। पांचवा में पुदुचेरी। पांचवा कौन सा है? पुदुचेरी। छोड़ी, ये क्या बोलते हैं इसको? पुदुचेरी। पांचवा में ये है दादर नगर हवेली दमन दीव। और छठा में है पुदुचेरी। और सातवां में कौन सा है? कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। छोड़ी, ये सातवां में है चंडीगढ़। सातवां में चंडीगढ़ और आठवां में लक्षद्वीप। इकला कर जानते हैं, पहले जो था ना,
ये दादर नगर हवेली था, ठीक है ना। बाकी 2021 ईस्वी में क्या कर दिया गया, दादर नगर हवेली दमन दीव क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। इसलिए अब यह जो ये हो जाता है पचमा, दादर नगर हवेली दमन दीव हो जाता है पचमा क्षेत्रफल में, और छठा में कौन हो जाता है, पुडुचेरी, और सातवां में चंडीगढ़, आठवां में लक्षद्वीप, कौन आता है, लक्षद्वीप। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, लद्दाख का। किसका है, लद्दाख का। सबसे अधिक क्षेत्रफल लद्दाख का। अब वही बात किया जाए किस केंद्रशासित प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही है, अंडमान निकोबार, और सबसे अधिक जनसंख्या रही है किसका, दिल्ली का। किसका रहा है, दिल्ली का। सबसे अधिक पढ़ा लिखा वाला राज्य कौन सा है, लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप। और सबसे कम पढ़ा लिखा वाला राज्य, मतलब सही राज्य नहीं, केंद्रशासित प्रदेश, सबसे कम पढ़ा लिखा वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है, कौन सा है सबसे कम पढ़ा लिखा वाला, जम्मू कश्मीर। कौन सा है, जम्मू कश्मीर। सबसे अधिक कौन सा है, लक्षद्वीप, और सबसे कम जम्मू। पहले ये था दमन द्वीप था, ठीक है ना। बाकी दमन द्वीप और नगर हवेली एक जगह कर दिया, तो उसका क्रम जो पहले दूसरा था ना, मतलब लास्ट था, वो हट गया, अब हो गया जम्मू कश्मीर। हाँ हाँ हाँ, डिस्कशन करते 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 ना हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा सबसे पढ़ा लिखा केरल के बगल में, इसलिए पढ़ा लिखा है। हाँ, तो याद नहीं रहता है, कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका का प्रवेश किया, क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखाना और मतलब कारखानाओं सलाओं में और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कारखाना में महिला लोग भी काम करना स्टार्ट कर दिया, समझिए। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, इसका कारण समझिए। प्रथम विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, यह स्टार्ट हुआ 28 जुलाई, कोई कोई 27 जुलाई भी लिखता है, बाकी 28 जुलाई 1914 को, और यह खत्म हुआ था 11 नवंबर 1918 का। और यह संधि को संधि हुआ था, वर्साय के संधि से। कौन संधि साथ हुआ था, वर्साय के संधि। थोड़ा इस पर दिखा देते हैं प्रथम विश्व युद्ध। देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध था, जो प्रथम, यह उत्तरी अमेरिका था, ये दक्षिणी अमेरिका था, और ये यूरोप था। नीचे में आइएगा तो ये अफ्रीका था, ठीक है ना। और इधर में क्या था, एशिया, क्या था, एशिया था। और नीचे में आइएगा तो ये ऑस्ट्रेलिया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलिया से कोई मतलब नहीं था, उतना आप समझिए। इधर से जब ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में से उतना मतलब नहीं था, बस यहाँ से अफ्रीका से सैनिक लिया जाया करता था ब्रिटेन, समझिए। सबसे पहले ऑटोमन साम्राज्य था। ऑटोमन साम्राज्य कहने का मतलब यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर एक था ऑस्ट्रिया। कौन था, ऑस्ट्रिया। तो इसको ऑस्ट्रियन साम्राज्य कहा जाता है, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रियन साम्राज्य कहा जाता है। और रूस को रशियन साम्राज्य कहा जाता था, रशियन साम्राज्य कहा जाता था, ठीक है ना। ये हो गया रशियन साम्राज्य, ये हो गया ऑस्ट्रियन साम्राज्य, यूरोप में पड़ता है। और इसके बगल में आइएगा ना तो फ्रांस, क्या है, फ्रांस। ऊपर में आइएगा तो जर्मनी, और नीचे में आइएगा, यहाँ पाइएगा तो ब्रिटेन। कौन सा था, ब्रिटेन, ठीक है ना। और यहाँ पाइएगा एशिया में यहाँ ही पड़ता है तुर्की। क्या पड़ता है, तुर्की, ठीक है ना। यहाँ पर तुर्की में क्या हुआ, बहुत सारा ईसाई पादरी तुर्की में रहा करता था, ठीक है ना, तुर्की में रहा करता था। और ऑस्ट्रियन साम्राज्य और रशियन साम्राज्य बहुत घनिष्ठ दोस्त था, बहुत घनिष्ठ, एकदम गहरा दोस्त, ठीक है ना। सौदागर फिल्म में जो गहरा दोस्त रहता है ना, वैसा गहरा दोस्त था जो बाद में दुश्मन बनता है। और यहाँ पर जो तुर्की में बहुत सारा ईसाई पादरी रहा करता था, और ईसाई पादरी को ऑटोमन साम्राज्य जो था काफी ज्यादा शोषण करता था, ठीक है ना, शोषण करता था। तो उस शोषण को रोकने के लिए, उस शोषण को रोकने के लिए फ्रांस इस पर हमेशा कुछ न कुछ अटैक करते रहता था। और इसे चीज को रोकने के लिए इस ऑस्ट्रिया ने फ्रांस का सपोर्ट किया। से यहाँ पर जो हो रहा है ना, वो गलत हो रहा है, ठीक है ना। और रसिया क्या किया, यहाँ से अपना सेना लोग यहाँ भेजा और कहा नहीं, तुम लोग कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर जो भी करेंगे अब हम करेंगे, इसको सुरक्षा देने का काम हम करेंगे, ठीक है ना, हम करेंगे। और यहाँ पर रशियन और फ्रांस दोनों ने सुरक्षा देने की बात करने लगा। अब वहाँ पर वहाँ के पादरी लोग कहे जाए से जाए किधर, ठीक है ना। यहाँ के पादरी लोग जो था, यहाँ पर तुर्की के पादरी लोग, तुर्की में मतलब यूरोपीय पादरी लोग जो था, वह सब ऑस्ट्रिया के पक्ष में जाने का मतलब पक्ष किया से नहीं, हम ये जो कहेगा हम वही करेंगे। अब क्या हुआ, ये सब लेकर इसके पक्ष में चला गया, और ये किसके साथ जुड़ गया था, फ्रांस के साथ। और इसी को लेकर रसिया और ऑस्ट्रिया के बीच, ठीक है ना,
युद्ध छिड़ गया, मतलब युद्ध नहीं छिड़ा, मतलब करने लगा हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, दोस्तों घात कर दिया तो फ्रांस के साथ क्यों मिल गया है, ठीक है ना। इसके लेकर क्या हुआ, इस दोनों में है ना मतभेद हो गया। जैसे ही मतभेद हो गया तो इसी के बीच में क्या होता है, इसी के बीच में होता है क्या होता है, यहां पर एशिया में पड़ता है जापान। क्या पड़ता है, जापान। और जापान ने 1904 ईस्वी में वह रसिया पर आक्रमण कर दिया। रसिया पर आक्रमण करने के दौरान रसिया को बुरी तरह से हरा दिया। रसिया को छोटा सा देश हरा दिया ये जापान, और इसका बहुत माल पूंजी संपत्ति का, सेना का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है ना। और यहां का जो कुछ द्वीप था, द्वीप, इस द्वीप ने जापान कब्जा कर लिया। रसिया का कुछ द्वीप पड़ता था जापान के एरिया में, उस द्वीप पर जापान ने कब्जा कर लिया, ठीक है ना। और ऑस्ट्रिया के यहां पाइएगा तो 12 गो कंट्री, 12 गो बाल्कन कंट्री आता है देश, जिसमें अल्बानिया आता है, ठीक है ना, सर्बिया आता है, ठीक है ना, रोमानिया आता है, बुल्गारिया आता है, ठीक है ना, मोल्डोवा आता है और यूक्रेन आता है। ये सब देश बाल्कन कंट्री का जो था, ठीक है ना, ये सब ऑस्ट्रियन साम्राज्य का सपोर्ट करने लगा। और इसने क्या कहा, जो रूस के हिस्से में था हर्जेगोविना और बोस्वानिया था, वह क्या कहा से जो हर्जेगोविना और बोस्वानिया था रसिया को, से हमको दे दीजिए और आपका फिर से हम गहरा दोस्त बन जाएंगे। और यह संधि कर लेता ऑस्ट्रेलियन और रसिया, बाकी संधि कर लेता है और यह देने का तैयार भी हो जाता है, ठीक है ना। और ये कहता है तुम्हारा हम सपोर्ट करेंगे, अब जापान जो कब्जा किया हुआ है ना जो द्वीप, उसको हम तुमको दिलवा देंगे। बाकी ये अपना जो हर्जेगोविना रहता है, बोस्वानिया रहता है, वो ले लेता है, बाकी इधर से इसको यह सपोर्ट नहीं करता है। अब इसके अंदर में आग लग जाता है, ठीक है ना, आग लग जाता है। अब रसिया करे से करे क्या, अब इधर से भी इसका एक दो क्षेत्र चला गया और इधर से भी चला गया। बाद में क्या करता है, एक त्रिगुट सम्मेलन करता है, त्रिगुट सम्मेलन करता है। उधर में जर्मनी 1882 में जर्मनी कर लेता है और इधर में ऑस्ट्रिया कर लेता है। ऑस्ट्रिया के नीचे आएगा तो इटली पड़ता है, क्या पड़ता है, इटली। और त्रिगुट सम्मेलन के तहत जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली 1882 में कहता है से हम तीनों के बीच यदि कोई देश आक्रमण करेगा तो हम तीनों देश उसको मिल के मारेंगे, ठीक है ना। और यह संधि 1882 में हो जाता है। आगे चलकर क्या करता है, फ्रांस और ब्रिटेन ने भी, फ्रांस और ब्रिटेन ने भी 1904 ईस्वी में एक संधि कर लेता है से हम दोनों के बीच में कोई यदि देश आक्रमण करेगा तो हम उसको भी मिलके मारेंगे, और उसको मेंटेनेंस की संधि कहा जाता है। बाद में चलकर 1907 ईस्वी में रसिया भी इसमें शामिल हो जाता है। किसमें, फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया भी इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है ना। और यहां ऑस्ट्रिया का जो साम्राज्य शासक रहता है उसका नाम रहता है फ्रांसिस, नहीं, जॉन फ्रांसिस नाम रहता है। क्या नाम रहता है, जॉन फ्रांसिस। और जॉन फ्रांसिस के 3 गो बेटा रहता है, बाकी तीनों का तीनों बेटा नालायक रहता है। और उसका जो जॉन फ्रांसिस है उसका एक भतीजा रहता है फर्डिनेंड। क्या नाम रहता है, फर्डिनेंड। और फर्डिनेंड जो रहता है, फर्डिनेंड वह जॉन फ्रांसिस का भतीजा रहता है, ठीक है ना। और यहीं पर बागल में जो रसिया है तो रसिया का बहुत सपोर्ट करता रहता है सर्बिया। कौन होता है, सर्बिया, ठीक है ना। और जो ऑस्ट्रिया का ही जो इसका जो भतीजा रहता है, जॉन फ्रांसिस का भतीजा रहता है फर्डिनेंड, यह फर्डिनेंड जाता है सर्बिया में घूमने के लिए, ठीक है ना। बाकी रसिया को तो पहले से ये क्षेत्र हाल रहता है, और जो हर्जेगोविना और बोस्वानिया क्षेत्र हाल रहता है वो आग रहता है। ये इसके गुप्तचर जिसको कान में कहता है, उसका जो आ रहा है ना लास्ट वंशज वही है। उसका बेटा तीनों तो दारू पीने के चक्कर में अय्यास है, वो बर्बाद है, है। इसको खाली तू उड़वा देगा ना तो ऑस्ट्रिया पर हम कब्जा कर लेंगे, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया का राजकुमार सर्बिया में जाता है घूमने के लिए पत्नी के साथ, ठीक है ना। जैसे होता है ना, मान लेते भाई तो कोई सम्राट नेपाल घूमने के लिए चला गया, बांग्लादेश घूमने चला, श्रीलंका चला गया, उसी तरह घूमने के लिए गया। और वहाँ पर सर्बिया में ही जो रसिया का गुप्तचर से इसको कान भर दिया, और यहाँ गुप्तचर से उसे फर्डिनेंड और फर्डिनेंड की पत्नी को ना गोली मार दिया। 1911 में ब्याह हुआ था और 1914 में गोली मार दिया, ठीक है ना। जैसे ही गोली मारा तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। किसने कर दिया, सर्बिया पर आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। से हमारा आदमी तुम्हारे यहाँ घूमने गया था और सर्बिया का पूरा सपोर्ट करता था कौन, रसिया। कौन करता था, रसिया। और इसके बीच से क्या हुआ, रसिया भी कूद पड़ा। कौन कूद पड़ा, रसिया। और संधि क्या हुआ था, जब फ्रांस और ब्रिटेन रसिया था, ठीक है ना, तो हमारे बीच कोई युद्ध होता है तो कोई तीसरा देश आक्रमण करेगा तो हम कूद पड़ेंगे, ठीक है ना। और जैसे ही यह सर्बिया पर आक्रमण किया ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, और यह रसिया इसका सपोर्ट था, सर्बिया का सपोर्ट था, ठीक है ना।
और ऑस्ट्रिया क्या कहा था से हमें त्रिगुट में, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली में यदि हमारे बीच युद्ध होता है तो हमारा साथ देना। इसी बीच क्या करता है जर्मनी, 3 अगस्त के दिन रसिया पर आक्रमण कर देता है, ठीक है ना। और जैसे ही रसिया पर आक्रमण करता है और इधर से उड़ के आता है फ्रांस, ब्रिटेन, और मार धार होने लगता है। लगभग 17 लाख सैनिक मर जाता है रसिया का, 14 लाख सैनिक मरता है ब्रिटेन का, जर्मनी का, ठीक है ना। बहुत सैनिक यहाँ मरने लगता है, बहुत लाखों की संख्या में सैनिक बहुत सारा मर, और लगभग भारत से 12 लाख सैनिक ले आता है ब्रिटेन अपने हिस्सा में। ब्रिटेन का कब्जा रहता है, ब्रिटेन रहता है, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका का सैनिक, ऑस्ट्रेलिया का सैनिक, भारत का सैनिक, म्यांमार का सैनिक उठा उठा के अपने तरफ से झोंक देता है इस युद्ध में। 12 लाख में से कम 2.5 लाख सैनिक मर जाता है, मतलब देहांत हो जाता है, ठीक है ना। कि 1915 इसे महात्मा गांधी को लगा था क्या अपना सैनिक को भेजेंगे ना, तो इस वजह से हमारा सैनिक वहां लड़ेगा, अब ब्रिटेन अपना देश को आजाद कर देगा, बाकी किया नहीं था, ठीक है ना। इसलिए महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है। और जब यहां पर ढेरों सारे पुरुषों का जब मृत्यु होने लगा तो यहां पर महिलाओं ने बर्चस्व तरीका से भाग लेने का इस युद्ध में। और जर्मनी ने कहा जो महिला इसमें भाग लेगी उसको हम वोट गिराने का अधिकार देंगे 1918 ईस्वी में। सॉरी, ब्रिटेन दिया 1918 में और जर्मनी दिया 1920 से वोट गिराने का। और महिला ने मतलब पूरा गठजोड़ तरीका से युद्ध भाग लिया और बहुत सारा फैक्ट्री का भी स्थापना किया, मतलब बहुत सारा, और उसमें से कारखाना से बंदूक निकाल कर भरने लगा। और इस टाइम में मजा ले रहा था एकमात्र देश, वह था अमेरिका। कौन था? अमेरिका। अमेरिका क्या कर रहा था, वह ब्रिटेन को भी बम सप्लाई करता था, बंदूक सप्लाई करता था, हथियार, और वह जर्मनी को भी बम बंदूक हथियार सप्लाई करता था, और वह रसिया को तब भी सप्लाई करता था, और वह फ्रांस को भी सप्लाई करता था, और इटली, ऑस्ट्रेलिया सब। यहाँ पर सबसे पावरफुल बन के उभरा कौन? अमेरिका। इस सब यहाँ पर लड़ झगड़ के पैसा उठा के दे रहा था अमेरिका को, किस दे रहा था? अमेरिका को। इसी के बीच में क्या हुआ, इसी के बीच एक जहाज आ रहा था यहाँ से, ये जापान से वो जहाज आ रहा था। उस जहाज में लगभग 128 व्यक्ति अमेरिका का था। उस जहाज का नाम नहीं ध्यान है हमको, 128 जहाज था लगभग। इस जहाज में लगभग 1135 व्यक्ति था, इसमें 128 व्यक्ति अमेरिका का शामिल था ना। इसलिए अमेरिका ने ये जो मित्र राष्ट्र की तरफ से संधि करके और इसके तरफ जर्मनी क्या करता, इस जहाज को उड़ाने में जर्मनी का ही हाथ रहता है और जर्मनी पर आक्रमण कर देता कौन? अमेरिका। तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका भी शामिल हो जाता है। पहले तो खूब पैसा उसा कमाता है, सभी देशों सप्लाई करता है, जर्मनी को, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इसलिए सबसे पावरफुल बन के उभरता है, ठीक है ना। और इस तरह विश्व युद्ध होता है तो बहुत सारा पुरुषों का मृत्यु होता है, तो महिलाओं ने अपना भागीदारी में भाग लेता है। जैसे गांव में देखते हो या खेत में काम जब पापा करते रहते हैं, जब धूप ज़्यादा आ जाता है ना तो माँ को लगता क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा अकेले कर रहा है, और हम भी जाते करने के लिए। क्या माँ जाती है कि नहीं करने के लिए? जाती है ना। उसी तरह जब बहुत सारा पुरुषों का जब मृत्यु हो गया तो महिलाओं ने भी भाग लिया था। और यह युद्ध लगभग 11 नवंबर 1918 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और कौन संधि के तहत? वर्साय के संधि के तहत हुआ था। कौन संधि के तहत? वर्साय के संधि के तहत, ठीक है ना। तो त्रिगुट सम्मेलन जो हुआ था वह जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली, ठीक है ना, इसमें भाग लिया था। इस पर आक्रमण करेगा तो हम मारेंगे। अभी इस सब मिलके एक नया संधि कर लिया, नाटो। कौन कर लिया है? नाटो। और नाटो के तहत कहता है यदि एक देश को कोई आक्रमण करेगा तो सभी देश आक्रमण करेगा। और सपोज कीजिए नाटो वाला देश में ही कोई नाटो वाला कंट्री आक्रमण कर देगा तो सब कौन क्या करेगा? अब बताइए। मान लीजिए फ्रांस है, फ्रांस ने सपोज, नाटो में ऑस्ट्रिया भी आता है, इटली भी आता है, और बोस्वानिया भी आता है, और हर्जेगोविना भी आता है। मान लीजिए फ्रांस को दिमाग फिर ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया तो क्या वह ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करेगा कि फ्रांस में सभी देश आक्रमण करेगा? नहीं, वहां पर संधि होगा। क्या होगा? संधि होगा, ठीक है ना। तो बात है, फर्डिनेंड की हत्या कर दिया, जॉन फ्रांसिस का भतीजा था, ठीक है ना, याद रखिए। बहुत सारा स्किप भी कर दिया है कहानी का कि 1 घंटा इसी में लग जाता है। तब प्रथम विश्व युद्ध में प्रभाव में रूप में महिलाओं ने नई भूमिका प्रवेश किया, क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखाना, क्रियाशालाओं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ कर दिया, क्योंकि ढेर सारा पुरुषों क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का 3 गो बैठक हुआ है। कितने बैठक हुआ है? 3 गो। वर्ल्ड स्तर पर 3 गो बैठक हुआ है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इसी में 3 गो हो जाएगा। अफ्रीका सबसे पहले CFC के बैठक के लिए एक सम्मेलन हुआ था, ऑस्ट्रिया के राजधानी पड़ता है वियना। कोई भी कांड होता है ना बड़ा बड़ा तो ऑस्ट्रिया से ही होता है। तो यूरोप में एक देश पड़ता है ऑस्ट्रिया, उसका राजधानी कहाँ है? वियना। तो सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोकने के लिए वियना सम्मेलन हुआ था 1985 में।
1985 में। उसके जाना है क्या? तो वियना सम्मेलन हुआ 1985 में, ठीक है ना। ओजोन परत को क्षरण को रोकने के लिए, जैसे ओजोन परत, जैसे सूर्य से आने वाली बहुत सारा हानिकारक किरणें हैं, बहुत सारा हानिकारक किरण है, यदि वो किरण डायरेक्ट हमारे धरती पर आ जाएगा तो हम लोग का स्किन कैंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और वह स्किन कैंसर कौन रोकता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन रोकता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC होता है। और वह क्षोभ मंडल को ऊपरी हिस्सा जो सब ताप मंडल होता है उसी में पाया जाता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यदि वह CFC नहीं रोकेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो हम लोग का जो होता है, जैसे हम नहीं लगते धूप में निकलते तो कहता लू लग गया है, तो छोटा छोटा कण वही आ जाता है, एकदम न के बराबर कण आता है। यदि वो डायरेक्ट किरण आ जाएगा तो देखिएगा जहाँ लू लग जाए तो वहाँ काला पड़ जाता है। अब बहुत देर लहरेगा तो कहेगा प्याज खाओ, तो लहसुन लग रो, ये लग रो, तब जाके होता है। वो एकदम हल्का नब आता है, समझ रहे हैं ना, वो खाली धूप का रोशनी आता तब। यदि पूरा सूर्य का किरण आ जाएगा तो यहाँ पर कोई आदमी नहीं बच पाएगा। तो उसको रोकने के लिए पहली बार वियना सम्मेलन हुआ 1985 में। उसके बाद कनाडा के, यूरोप में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका, कनाडा के मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 1987 में। यह हुआ था 16 सितंबर को। यह 16 सितंबर को हुआ 1987 में, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाते हैं। ओजोन दिवस मनाते हैं ना, ओजोन परत दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को, ठीक है ना। तब पहले बार हुआ 1950 से और दूसरी बार 1987। और इसके लास्ट 2016 ईस्वी में जो रवांडा है, रवांडा का राजधानी पड़ता है किगाली। रवांडा का राजधानी कहाँ पड़ता है? किगाली। और किगाली में यह सम्मेलन हुआ 2016 में। कब हुआ था? 2016 में। यह CFC के लिए नहीं बल्कि HFC के लिए हुआ था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC। ये HFC के लिए हुआ था, 2 बार CFC के लिए, वियना सम्मेलन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये CFC के लिए हुआ था। और सूर्य से आ रही हानिकारक किरणों को रोकने के लिए 2016 ईस्वी में HFC सम्मेलन हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था? रवांडा के राजधानी किगाली में। और यह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को रोकने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही पूछ रहा था, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत को रोकने के लिए हानिकारक होता है? कौन होता है? CFC। और कौन होता है? HFC। तो CFC का पहला सम्मेलन 1950 से, पहली बार मतलब उसका गठजोड़ तक बड़ी मतलब बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया था 1987। और कहाँ किया गया था? कनाडा के मॉन्ट्रियल में, में। और तीसरी बार कहाँ किया गया था? रवांडा के किगाली, 2016। आई हुआ था HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। आगे देखिए, अवसर की समानता संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अवसर की समानता। तो अवसर की समानता कौन होता है? नौकरी नियोजन में छूट कौन देता है? 16। कौन होता है? 16। अब विधि का समय समानता कौन होता है? 14। समान काम के लिए, समान कार्य करने के लिए समान वेतन 16 होता है। और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, ठीक है ना, और मतलब जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, 15। क्या देखते हैं यहाँ पर धर्म के आधार कोई भेदभाव होता है क्या? नहीं। सिर्फ कहता है कि ना तू मुस्लिम धर्म है, तू हिंदू धर्म है, तू ईसाई है, तू पारसी है, तू जैन है, तुमको पढ़ने नहीं देंगे। समान है कि नहीं है? लिंग मतलब महिला और पुरुष, क्या लिंग का आधार भेदभाव होता है? नहीं, यहाँ पर सिर्फ पुरुष पढ़ेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जाति कहता तू भूमियार, तू राजपूत, तू यादव, तू ये, ऐसा भेदभाव होता है क्या? नहीं होता है। तो वही सबके लिए हम लोग को आज़ादी मिला हुआ है। आर्टिकल 15, जाति यानी तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जो ईसाई नहीं मतलब क्या बोलते हैं, यादव हो गया, सिंह हो गया, राजपूत हो गया, इस सब पर होता है लड़ाई? मतलब रोका जाता है क्या पढ़ने लिखने पर? नहीं, तू यादव रहेगा तभी पढ़ाएंगे, नहीं तू राजपूत रहेगा तभी पढ़ाएंगे, तू भूमियार रहेगा तभी पढ़ाएंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो जाति के आधार पर, लिंग महिला पुरुष के आधार पर, जेंडर के आधार पर, ठीक है ना। उसके बाद धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, पारसी, जैन, ऐसा भेदभाव होता है क्या? नहीं होता है। उसके बाद जाति, धर्म, लिंग के आधार, इसी आधार पर भेदभाव होता है, आर्टिकल 15। और नौकरी में नियोजन 16। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत के पहले जो होता था, बहुत छुआछूत रखा जाता था, ठीक है ना। अच्छा तू डोम है, हम तो नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। अस्पृश्यता का अंत कर देगा आर्टिकल 17। और ये आर्टिकल 18 का उपाधियों का अंत, जैसे बिना राष्ट्रपति से पूछे हुए किसी भी देश से कोई उपाधि नहीं ले सकते हैं। जैसे किसी देश से कोई उपाधि लेना होगा तो किसे लेते हैं? राष्ट्रपति से आदेश लेंगे, आर्टिकल 18 के तहत। साथ ही साथ जैसे पहले मिलता था राय बहादुर की उपाधि मिलता था ना, राय बहादुर की उपाधि मिलता था, ठीक है ना, नाइटहुड की उपाधि मिलता था। तो यह सब उपाधि का जो अंत कर दिया आर्टिकल 18। जो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो मिलता है किस आर्टिकल के तहत मिलता है? आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के तहत मिलता है। और आर्टिकल 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ऐसे 7 प्रकार का अभिव्यक्ति स्वतंत्रता था 1978 ईस्वी तक।
बाकी 1978 ईस्वी के बाद से कितना बच गया है? 6। पहला आर्टिकल 19 में ही 19 के एक क में जोड़ा गया है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, 2005 ईस्वी में। जैसे आपका कोई शोषण हो रहा है तो आप डायरेक्ट एग्जाम में मान लीजिए आपका आंसर ये आ रहा है, तो आप पूरा दावा करें नहीं इस एनसेट में लिखा हुआ है, वोट करना ये नहीं हुआ, तो आप RTI लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो 2005 में आर्टिकल 19 में जोड़ा गया था। आर्टिकल 19 के ए में क्या है? बोलने की आज़ादी। सी में क्या है? बल बी में क्या है? बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं, बिना हथियार के सभा कर सकते हैं। सी में आप बिना हथियार के सभा कर रहे तो आप संघ भी बना सकते हैं, उसका मालिक भी बना सकते हैं। इसी तरह जब 2011 में दिल्ली में जो हो रहा था, ठीक है ना, जन आंदोलन हो रहा था, तो आंदोलन जो हो रहा था इसके दौरान अन्ना हजारे थे ना, तो उसी में से उस एक पार्टी बन के उभरा था अन्ना हजारे के द्वारा, ये अरविंद केजरीवाल के द्वारा 2 अक्टूबर आम आदमी पार्टी का एक नया पार्टी बना लिया था। आम आदमी पार्टी 2 अक्टूबर 2012 ईस्वी को बनाया था ना। तब बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं, उसमें नेतृत्व करने के लिए पार्टी का भी स्थापना कर सकते हैं, तो संघ बना सकते हैं सी में। और डी में भारत के भीतर कहीं भी जाके घूम सकते हैं, यानी दौड़ सकते हैं। डी मतलब दौरा, डी मतलब दौरा, और ई मतलब था एस्टेब्लिश, निवास, मतलब भारत के क्षेत्र में कहीं भी आप जाके निवास कर सकते हैं। और ई के बाद क्या था? एफ में था संपत्ति का अधिकार, कहीं भी संपत्ति ले सकते थे, बाकी उसको क्या कर दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत निरस्त। और एफ के बाद क्या था? जी से जीवन यापन करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए आप कहीं भी बच सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ए में है बोलने के आजादी, ए में क्या है? बी में बिना हथियार के सभा, बी में बिना हथियार के सभा, सी में संघ, इसी के तहत पार्टी उटी बना लेता है, सब संघ बनाया पार्टी उटी बना। जैसे छात्र आंदोलन होता है तो पहले आंदोलन करेगा, उसमें से कोई पार्टी बना लेगा, ठीक है ना, कुछ बना लेगा, झाड़ू कुछ बना लेता है। उसके बाद डी में होता है भारत के भीतर दौरा कर सकते हैं। ई मतलब एस्टेब्लिश, भारत के भीतर कहीं भी जाके आप बस हो सकते हैं। एफ मतलब संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया है? निरस्त। और जी में क्या है? जीवन यापन करने के लिए कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, जीवन यापन करने के लिए कोई व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। 22 में समझ करते हैं, तो गिरफ्तारी के विरुद्ध क्या किया जाएगा? संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं आप जब गिरफ्तार किया था 24 घंटा के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, ठीक है ना। 24 घंटा अपने मन मुताबिक वकील भी रख सकते हैं, नहीं रखा जाता है। किसके तहत? आर्टिकल 22। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? बुर्बो वंश। जो लुई 16वां जो था वह बुर्बो वंश का था। लुई 16वां बैठा था यह 1774 ईस्वी में, यह फ्रांस की गद्दी में बैठा था। कब बैठा था? 1774 में। एक तरफ भारत में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था 1774 में, और साथ ही 1774 में लुई 16वां ने बुर्बो वंश की तरफ से फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, और इसने ही फ्रांस का एकीकरण करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, फ्रांस का एकीकरण करवाने में, ठीक है ना। आगे चलकर फ्रांस के सरकार के द्वारा आगे चलकर 1789 ईस्वी में 1789 सबसे पहले 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति होता है, और 14 जुलाई के दिन ही ब्रास्टिल डे मनाते हैं, क्योंकि फ्रांस का जो आज़ादी हुआ था कब मना था? 14 जुलाई को, इसलिए ब्रास्टिल डे मनाते हैं, ठीक है ना, 14 जुलाई को। और इसी दिन ही मतलब संविधान के लिए संसद निर्माण की बात कहा जाता है। जो संसद निर्माण किया जाता है, यहाँ का संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। यहाँ का संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। अब एक चीज पता है, नेशनल असेंबली जैसे संसद बनता है, तो इस संसद के द्वारा जब इसमें बैठक होता है तो सबसे पहला इस संसद फांसी जो दिया जाता है लुई 16वां को ही। किसके साथ फांसी दिया जाता है? लुई 16वां, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है ना, कहा जाता है फ्रांस में सबसे ज्यादा है ना, यह भ्रष्टाचार जो करता है लुई 16वां ही करता है। कौन करता है? लुई 16वां। तो फ्रांस से क्रांति हुआ 14 जुलाई 1789। और इसका संसद का नाम क्या रहता है? नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। और उसके पहले जो राष्ट्र क्या रहता है? पहले प्रजातंत्र को हटाकर क्या कर दिया जाता है? पहले राजतंत्र था, राजतंत्र को हटा क्या कर दिया जाता है? प्रजातंत्र कर दिया जाता है। आइए इसी के द्वारा किया जाता है, और यहाँ का प्रजा नहीं कहता सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या है? सबसे पहला फांसी किसको मिलता है? लुई 16वां को ही मिलता है। तो याद रखें किस राजवंश से था? बुर्बो। किसे था? बुर्बो से था। रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं, गंध, ताप, उपयुक्त सभी या स्वाद? स्वाद ये कौन होता है? स्वाद कौन पता लगाता है? जीव। अब बता, जीव का 4 हिस्सा होता है, बता सकते हैं? जीव का 4 हिस्सा होता है ना। अगले हिस्सा क्या होता है? मीठा होता है। इसका बगल वाला हिस्सा क्या होता है? नमकीन होता है।
क्या होता है, नमकीन होता है। और इसके बगल में क्या होता है, खट्टा के करवा, खट्टा होता है। और इसके पीछे क्या होता है, तीखा या करवा, तीखा या करवा होता है। और इसके ये भी हो गया, नमकीन हो गया, ये करवा हो गया। और ये जो होता है ये टेस्ट बड होता है, ये स्वादहीन होता है। बता सकते हैं इस धरती पर सबसे बड़ा जीव किसका है, वेल का है। किसका है, वेल का है। किसका है, वेल का है। कहाँ पर है इसको हम बता दें, इसको सबसे बड़ा जो जीव होता है किसका होता है, वेल का होता है। किसका होता है, वेल का होता है। धरती पर सबसे बड़ा जीव किसका है, बेल का। सबसे आगे किसका होता है, क्या होता है, आगे मीठा, पीछे तीखा, आगे नमकीन, इसके पीछे क्या होता है, खट्टा। अब बीच में जो होता है कलिकाएं होता है वो स्वादहीन होता है। क्या होता है, स्वादहीन होता है, ठीक है ना। और जीभ में क्या निकलता है, स्टार्च निकलता है। क्या निकलता है, स्टार्च और लाइसोजाइम। स्टार्च और लाइसोजाइम। बच्चा जो होता है लाइसोजाइम जो इसमें निकलता है, तभी ना इतना कीटाणु उटाणु खा लेता है। गनगोड़िया को उठाता है, मुंह में ढा लेता है इसे, ठीक है ना। बेंग पकड़ेगा, टांग से धरेगा, मुंह में हाफ करेगा, पहले तरह चूसेगा, उसको तौजा को फेंकेगा। तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, वही ना जाके उसको मार दिया कीटाणु सबको, ठीक है ना। देखिए बच्चा इतना लेर पोड़ा निकालता है तो लाइसोजाइम रहता है। देखिए मुंह सुते रहेगा, आले आले करते रहेगा, इतना लेर पोड़ा चुगा देगा यहाँ पे, नहीं चुगाता है, बड़ा अच्छी लगता है। तो यहाँ पर लेर पोड़ा से लाइसोजाइम रहता है कीटा उटा को मारने होने के लिए। तो रस संवेदी ग्राही क्या होता है, स्वाद। क्या होगा, स्वाद। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके प्रतीक के जोड़े का सही है। क्या मरकरी का एमआर होता है, Hg होता है। मरकरी का क्या होता है, Hg होता है। अब मरकरी मतलब क्या होता है, पारा। अब पारा का क्रमांक कितना होता है, 80। पारा का कोड कितना होता है, एटॉमिक नंबर 80 होता है। कितना होता है, 80। पारा का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 80 होता है। पारा का एटॉमिक नंबर 80 कितना होता है, 80 होता है। वहीं सिल्वर की बात किया जाए Ag होता है। Ag सिल्वर, Ag सिल्वर ऐसे कितना होता है, 47। लेड के कितना होता है, कितना होता है, 82। शीशा में बार बार चेहरा देखते हैं ना, शीशा में बार बार नहीं देखते चेहरा, बार बार 82 देखिए, बार बार चेहरा देते हैं 82। और Ag 47, Ag सट्टू ने 47, Ag सट्टू ने 47। और पारा कितना होता है, 80। और सोडियम जन्म करते कितना होता है, 11। कितना होता है, 11। सोडियम कितना होता है, 11। सेंटियागो किसकी राजधानी है, तो चिली की राजधानी कहाँ पे है, चिली की राजधानी सेंटियागो। चिली की राजधानी कहाँ है, सेंटियागो। जानते हैं, पढ़ी बहुत मन से। कल झारखंड से एग्जाम देने गए थे, झारखंड से बड़ा भीड़ था, इतना भीड़ था। और बिहार के लगभग 10% सीट है अदर स्टेट के लिए। और वहाँ का सरकार ने घोषणा क्या किया है, अदर स्टेट को नौकरी नहीं देंगे। फिर भी लेकर लोग गया था, 10% है ना। हाँ, तो सबसे ज़्यादा भीड़ बहुत है। आपको देखिए भीड़ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये बात नहीं है। क्वेश्चन जो रहता है ना, किताब से बाहर क्वेश्चन नहीं रहता है। हम जीके था, जीके का हमारा एक ही क्वेश्चन ही गलत हुआ था। वो कला सागर से मतलब जीके था लगभग मतलब 40-45 जीके था। ये वो क्वेश्चन गलत हुआ मेरा जीके का, ये क्वेश्चन। वो गलत कौन हुआ था, कला सागर से कौन सा देश सटा हुआ था, हम मार दिए थे वहाँ पे, गलत मार दिए थे, ठीक है। कला सागर से देखिए सब देश का याद था। तो वो था। तो ऐसा नहीं, ऐसे किताब से बाहर आता है। बाकी हमको हिंदी क्वेश्चन बुझाया नहीं, साफ ही नहीं बुझाया, हिंदी क्या गया पता नहीं। झारखंड का था, झारखंड पढ़ते नहीं थे, ये सब था। तो ये बात नहीं, आप जिसका तैयारी करें उसका नहीं कर रहे तो कोई नहीं होगा, कोई बात नहीं। बाकी आप इसका तैयारी करें, बिहार एसएससी हो गया, ठीक है ना, दुर्गा हो गया, या एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, या आरपीएफ पुलिस हो गया। आरपीएफ पुलिस में लगभग जानते हैं 70 को जीके है, 50 को जीके है। अब 70 को मैथ और रीजनिंग लेके है, 35 को मैथ है, 35 को रीजनिंग है, अब 50 को 120 नंबर का है। तो ऐसा नहीं है किताब से बाहर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। किताब में रहता है, ठीक है ना।
बस रिवीजन कीजिए ज़्यादा, पढ़िए कम और रिवीजन ज़्यादा कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। कहा जाता है से रखा हुआ पानी भी होता है ना, शुद्ध पानी सड़ जाता है, और चलता हुआ पानी कभी सड़ता नहीं है। तो बार बार रिवीजन करते रहेगा ना, क्वेश्चन नहीं रहता बाहर रहता। लूसेंट हो गया और घटनाचक्र दृष्टि पर कमांड हो गया ना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहता है, उससे बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं रहता है। आप कोशिश कीजिए उसी को जितना पढ़े हुए उसको बार बार रिवीजन करें, बार बार रिवीजन। एग्जाम में यदि कन्फ्यूजन हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन पक्का है से गलत करवा देगा, तो फिक्स से गलत करवा देगा। कन्फ्यूजन में मारा हुआ क्वेश्चन पक्का है से गलत होना ही होना है, वो फिक्स है। इसलिए पढ़िए कम और रिवीजन ज़्यादा कीजिए। भले लगे से ना हम इतने ही पढ़ पाए हैं, ठीक है ना, वो रिवीजन क्वेश्चन किया हुआ ही है, तो होता है ना, वो यदि सही हो जाता है तो आपका रिजल्ट हो जाए, मेरिट तक बन जाएगा, मेरिट बन देगा। और जो हार्ड क्वेश्चन होता है ना, किसी से नहीं बनता है, किसी से नहीं बनता है। और 40-50 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आप कभी भी नहीं पढ़िएगा ना, आज से लेकर एग्जाम तक नहीं पढ़िएगा, तो ये 50 क्वेश्चन आप बनाइए दीजिएगा, समझे ना। आप मेहनत करते हैं क्वेश्चन 20 से 30 क्वेश्चन के लिए, अब 20-30 क्वेश्चन होता है ना, उसी को मेंटेन करके रखना है, तो उतना पर ही मेहनत कीजिए। और इस बार कोशिश कीजिए किसी तरह से नौकरी ले लेने का, हर हाथ या तो पूरा जान लगा दीजिए, नहीं तो अभी जाने छोड़ दीजिए उसका, समझ रहे ना, या तो पूरा जान लगा दीजिए। 6 महीना तक ऐसा, मतलब दिसंबर तक एग्जाम लेगा दरोगा वाला का, जनवरी में एग्जाम लेगा बिहार एसएससी का, और मार्च में एग्जाम लेगा आरपीएफ एसआई का, ठीक है ना। ये तीनों का शेड्यूल है, और इसमें नहीं सही तो उसमें सही, उसमें नहीं सही, बाकी रिजल्ट तीनों में होना चाहिए। फाइनल नहीं होना, एक अलग बात होता है, बाकी रिजल्ट होना चाहिए कि पटना का धरती पर बैठे हुए हैं, और पटना के वैसा धरती पर बैठे हुए जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्ञान बरस रहा है। यहाँ से लाखों बच्चा नौकरी लिया है, लाखों लिया है, समझे ना, लाखों की संख्या में नौकरी लिया है। ऐसा नहीं से ऐसा काम अभी तक नहीं हुआ है, असंभव है, ये संभव वाला काम है। और मोबाइल हो गया या दोस्त हो गया, किसी का फ़ोन आ रहा है, सब इग्नोर करिए। नौकरी नहीं है तो कोई पूछेगा तक नहीं, कोई नहीं पूछेगा। क्या जिसका नौकरी हो जाता है पलट कर देखता है तो किस हालत में जी रहा है, पलट कर भी नहीं देखेगा आप किस हालत में जी, आपके लिए खाने के लिए पैसा है या नहीं है। आपका एकदम गहरा भी दोस्त रहेगा, एकदम करीबी दोस्त जो लगेगा सर जान दे देगा जान, उसका भी नौकरी हो जाएगा तो आपको पलट के नहीं देखा आप किस हालत में जी रहे हैं, समझ रहे ना। किसी का भी फोन आ रहा है साफ इग्नोर कर दीजिए, साफ इग्नोर कर दीजिए, 1 सेकेंड भी टाइम मत दीजिए, अभी से लेकर एग्जाम तक साफ टाइम मत दीजिए, साफ नहीं तो साफ नहीं, 1% भी नहीं। और अब भी और आपकी किताब के बीच में कोई तीसरा आ गया तब वही भाई ट्रेन में धक्का खाना पड़ेगा। इसे धक्का मार दिया, बाँह पूरा छिला गया है पीछे, तो इतना कस के धक्का मारा था, पूरा पीछे को पूरा छिला गया है। आज क्यों निकल, एक मैं धकला था, हम ऊपर गेट वैसे पकड़ लिए थे, ना तो वही पार निकलते, ठीक है। इतना धक्का मारा था उसमें, भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है ना। तो भीड़ से छटने के लिए आपको जो सब नहीं कर रहा है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। जितना पढ़ता है उससे आपको 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा, समझे ना। दिमाग दर्द होगा तो ये उस दर्द में भी पढ़ना है, कहता है ना डर के बाद जीत है, मतलब दर्द के बाद ही जीत होता है। दिमाग दर्द लगे से ना अब छोड़ देना चाहिए, वही मोमेंट होता है वहाँ पर और ज़्यादा मेहनत करने का। अच्छा चीज़ लेने के लिए हमेशा करवा होता है, अच्छा चीज़ होता है ना, पिताजी का शब्द कहला करवा होता है, वो हमेशा अच्छा बात बोलते हैं। दोस्त होता है या लड़कियाँ होते मीठे मीठे बात किस लिए बोलता है, क्योंकि हमेशा वो धोखा देने वाला होता है, ठीक है ना। और इसलिए वो मीठा मीठा होता है, और वही मीठा बाद में जाके होता है करवा हो जाता है, तीखा हो जाता है। अब पिताजी का शब्द या गुरु का शब्द करवा इसलिए होता है कहीं ना कहीं जाकर आपका अच्छा उपचार होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि सुई का दर्द होता है कि वही सुई से हमका क्या हो जाएगा, इलाज होगा, ठीक है ना। इसलिए अभी आपके और किताब के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, और सिर्फ आप और किताब, उसके बीच में मोबाइल भी नहीं आना चाहिए। मोबाइल भी ला दिए तो समझ लिए आप नौकरी से बाहर हो जाइएगा, पीटी भी निकाल लीजिएगा, मेंस भी निकाल लीजिएगा, बाकी बाद में मेरिट में भी दिक्कत हो जाएगा, समझे ना। मोबाइल के बाद किताब में नहीं रहता है, मोबाइल आप सहायता लीजिए, हाँ जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है उसके लेकर लीजिए। अब ऐसा नहीं से मोबाइल पर आप देख रहे हैं वीडियो, नौकरी नहीं होगा, तब नहीं होगा तो नहीं होगा। किताब है, किताब पढ़िए हद से ज़्यादा, किताब का पढ़ा हुआ बात ही याद रहता है। एग्जाम में जो रिकॉल होगा ना, किताब का पढ़ा हुआ बात याद रहेगा। जहाँ अपना माइंड से जो ट्रिक बैठा लिए हुए है माइंड में, जो अपना माइंड से बैठा लिए है, ठीक है ना, वो पक्का याद रहेगा, समझे ना। इसलिए 6 महीना टाइम है, और सब आदमी कोशिश कीजिए नौकरी ले लेने का, समझे ना। इसके बाद बहुत बहुत मतलब समझे ना, बहुत अंधेरा दुनिया आने वाला है। उस अंधेरा दुनिया में सिर्फ आपको जीना पड़ेगा, और आपको आंसू का साथ बिताना पड़ेगा। कोई नहीं देखेगा आप क्या हो रहा है, क्या मतलब कैसे जी रहा है, क्या खा रहे हैं, बीमारी हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नौकरी जैसे हो जाएगा, और किसी लिए नहीं सही तरह माँ बाप को तो खुश रख सकते हैं ना, जो हमको जन्म दिया उसको खुश कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, नौकरी हो जाएगा तो।
मान लीजिए जिससे मैं शादी, उस पत्नी को तो खुश रख सकते कि नहीं रख सकते हैं? जो मेरा बच्चा होगा उस बच्चा को अच्छा स्कूल में पढ़ा सकते कि नहीं पढ़ा सकते हैं? बस उसके लिए क्रिया भी है। अभी मिला दी रहा, चल दोस्त NIT चलो, चलो घूम लेते हैं, चलो सब्जी किन लेते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, 1% भी नहीं, जीवन नर्क हो जाएगा। 4 साल 5 साल भेजा था बच्चा को पटना में, फिर उसका नौकरी हाथ में नहीं लगता है। यही सा रीजन है, छोटा छोटा समय को बर्बाद करता है। उसको लगता है आधा घंटा बर्बाद कर लिए, 10 मिनट बर्बाद कर लिए। पॉकेट में यदि 5 रुपये रखे हुए हैं, अब छोटा छोटा खर्चा स्टार्ट कर दीजिए, 10 रुपया 5 रुपया। एक समय ऐसा लगेगा पॉकेट में हाथ डालिएगा ना, 5 रुपया भी नहीं रहेगा। तो छोटा छोटा समय को अपना यूटिलाइज कीजिए, पढ़ने में समय दीजिए, समझ रहे ना? इसलिए पढ़ने में समय दीजिए। आज दूसरा दुनिया में कोई नहीं है, समझ रहे हैं ना? कोई नहीं है दुनिया में, आपका कोई नहीं है, आप अकेला हैं। आपको इस युद्ध में लड़ना पड़ेगा। ये जंग है, बहुत बड़ा जंग है, और इस जंग में जितना आप मजबूत रहिएगा वो जीत पाइएगा, ठीक है ना? यदि आप थोड़ा भी कमजोर होए, आपको दुनिया रौंद के आगे निकल जाएगा। आप वही भीड़ में रह जाएगा, पीछे कोना में, और वही कोना में रह जाएगा, आंसू के साथ जीवन बिताना पड़ेगा, समझे ना? और जंग है, और इस जंग में आपको बहुत ताकतवर बनना पड़ेगा, और इस युद्ध को जीतना पड़ेगा आपको हर हालत में। और इस युद्ध को जीत लिए ना, तो आप एक समझ रहे हैं ना, तो अपना परिवार के लिए इतिहास रच दीजिएगा, समझ रहे ना? परिवार के लिए इतिहास रच दीजिएगा। और उस छोटा सा इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास भी रख सकते हैं। कि आप जब नौकरी हो जाता है, 7-7 आने लगता है, तो आप 10,000 रुपया किसी गरीब को भी दे दीजिएगा, किसी मतलब असहाय को भी खर्चा कर दीजिएगा ना, और वह असहाय जब दुआ देने लगेगा, तो अरबों खरबों रुपया का मालिक बन जाइएगा, समझ ना? दिसंबर में, 22 दिसंबर को, हाँ। इसलिए पढ़िए जोर से। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना यूनेस्को काम है। यूनेस्को का स्थापना जो हुआ था 16 नवंबर, यूनेस्को का जो स्थापना हुआ मेरे भाई, यूनेस्को गलत लिखा हुआ उसमें, यूनेस्को का जो स्थापना हुआ है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, सुनिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से एजुकेशन होना चाहिए, किस तरह से एजुकेशन होना चाहिए, साइंस पर कैसा जोर देना चाहिए, कल्चर मतलब सांस्कृतिक, किस तरह से संस्कृति होना चाहिए, उस पर यह काम करता है यूनेस्को। और इसका जो स्थापना हुआ वह 16 नवंबर को हुआ था। गलत दिया हुआ है, 16 सितंबर जो लिखा हुआ है ना उसमें गलत लिखा हुआ है, 16 नवंबर 1945 को हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है वह फ्रांस के पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और यूनेस्को में वर्तमान में शामिल देशों की संख्या है 195, और 195वां जो देश है वो फिलिस्तीन है। कौन सा है? फिलिस्तीन, जो इजराइल ने कब्जा कर रखा है। फिलीपींस नहीं है, फिलिस्तीन है। कौन सा है? फिलिस्तीन। यानी यूनेस्को में शामिल होने वाला जो लास्ट देश है कौन है? फिलिस्तीन। कौन सा है? फिलिस्तीन। और यूनेस्को हेरिटेज सूची में शामिल होने वाला भारतीय स्थल की संख्या कितना है? 85। कितना हो गया है? 85, जो आधभूमि में शामिल होने वाला है। और वही सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल होने वाले की संख्या 43 हो गया है। कितना हो गया है? 43, ठीक है ना? एक धौलावीरा था गुजरात वाला, यह 39वां था। रामप्पा मंदिर 40वां था। 41वां था पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन। 42वां था ये होयसल मंदिर है कर्नाटक में। और 43वां हो गया है असम का है, राबो पाचू कुछ करके है, ठीक है ना? असम का है, ठीक है ना? तो असम में 43वां में शामिल होगा, यूनेस्को विरासत स्थल में शामिल होने वाला है। तो यह देखता क्या है? यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो ये शिक्षा फुल फॉर्म में है मेरे भाई। क्या यूनेस्को? यूनेस्को यूनाइटेड नेशन। इससे क्या होता है? एजुकेशन। इससे क्या होता है? साइंस। सी मतलब क्या होता है? कल्चर। कल्चर मतलब क्या होता है? संस्कृति। तो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति की स्थापना करना किसका काम है? यूनेस्को का। कितना देश शामिल है? 195। कितना देश शामिल है? 195। लास्ट देश कौन सा है? फिलिस्तीन। ये तो बताइए दिए हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला है? पूर्णिया। अब महिला में कौन सा है? सहरसा। महिला में कौन शामिल है? सहरसा है। कौन सा है? सहरसा। महिला में कौन सा है? सहरसा। और सबसे कम क्षेत्रफल, और सबसे अधिक जनघनत्व, और सबसे कम जनघनत्व कैमूर। और सबसे अधिक पढ़ा लिखा वाला राज्य गंधक। सबसे अधिक कहां होता है? और सबसे कम पढ़ा लिखा। दूरी, समय, ग्राफ का ढलान कैसा होता है? चाल का होता है। किसका होता है? चाल का।
इसमें 6 कॉन्सेप्ट होता है, 6 कॉन्सेप्ट कराएंगे ना तो आधा घंटा उसमें लग जाए, इसको है ना दूसरा दिन करवाएंगे, ठीक है ना। कलाशोक किस राजवंश से संबंधित है? कलाशोक किस राजवंश से संबंधित है? शिशुनाग। शिशुनाग वंश की स्थापना जो किया है शिशुनागे नहीं किया है। कौन किया है? शिशुनाग। और शिशुनाग वंश का स्थापना शिशुनागे ने किया है, ठीक है ना। और शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था कलाशोक। क्या नाम था? कलाशोक। और शिशुनाग ने अपना राजधानी बनाया था वैशाली। क्या बनाया था? वैशाली। और उस वैशाली से पाटलिपुत्रा लाया था कौन? पाटलिपुत्रा लाया था कलाशोक। और इस शिशुनाग वंश में अंतिम शासक हुआ था नंदीवर्धन। कौन हुआ था? नंदीवर्धन। इसमें अंतिम शासक कौन हुआ था? नंदीवर्धन। कौन हुआ था? नंदीवर्धन। तो कहेगा शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। और जो पहले शिशुनाग वंश का राजधानी हुआ करता था वैशाली, वैशाली से पाटलिपुत्र कौन लाया था? कलाशोक। कलाशोक कहा जाता है 10 गो पुत्र था, बाकी को पुत्र योग नहीं था, मतलब 20 वर्ष तक यो शासन किया है। लगभग 344 ईस्वी तक इसका शासन रहा है। नंदीवर्धन के 10 नंदीवर्धन जैसा पुत्र नहीं था, मतलब उसका उत्तराधिकारी में अगला था, ठीक है ना। 10 गो पुत्र कहा जाता है। तांबा की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो यह क्षारीय क्या है? यह क्षारीय फॉस्फाइड। क्षारीय कॉपर फॉस्फाइड होता है, यहां पर छूट गया फॉस्फाइड। देखिए ये हरा रंग देगा, कैसा रंग देगा? हरा। क्षारीय कॉपर फॉस्फाइड के कारण हरा देता है। एक नंबर बताइए तो कॉपर का कोड कितना होता है? कॉपर 29 होता है। और यह आघात वर्धनीय होता है कि नहीं होता है? और यह तन्य भी होता है। और विद्युत का क्या होता है? चालक। विद्युत क्या होता है? चालक। तो विद्युत का चालक भी होता है, उष्मा का भी चालक होता है, आघात वर्धनीय भी होता है। इसका क्रमांक 29 होता है, ठीक है ना। और यह चमक कब खो देंगे? यह हरे रंग का कब हो जाएगा? जब क्षारीय कॉपर फॉस्फाइड के कारण, क्षारीय कॉपर फॉस्फाइड के कारण, ठीक है। उसका देखिए राष्ट्रपति के पद का चुनाव करने के लिए इसके जमानत की राशि कितनी होना चाहिए? 15,000। कितना होना चाहिए? 15,000। राष्ट्रपति को जमानत की राशि करने के लिए कितना हजार होना चाहिए? 15,000। 1997 से पहले जमानत की राशि हुआ करता था 25,000 था, ठीक है ना। कितना हजार था? 25,000। और 10 गो प्रस्तावक और 10 गो अनुमोदक होना चाहिए। बाकी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए अभी 50 गो प्रस्तावक होना चाहिए और 50 गो अनुमोदक। यदि कहने को राष्ट्रपति 50 आदमी कह देगा सो हाँ ये चुनाव लड़ेंगे, अब 50 आदमी कह देगा से हाँ स्वीकृति दे देगा से ना यही व्यक्ति सही है, 50 व्यक्ति अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं। तो 50 गो प्रस्तावक 50 गो अनुमोदक। और उसका जमानत की राशि के तौर पर 15,000 रुपये रखा जाएगा। कितना हजार रखा जाएगा? 15,000। यदि मान लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट गिरा 1 लाख रुपया, 1 लाख नहीं मतलब 60,000 मान लेते हैं। कितना हजार? 60,000। यदि 60,000 वोट गिरा तो 60,000 में से 1/6 कितना हजार होता है? 10। यदि 10,000 वोट नहीं प्राप्त किया राष्ट्रपति, यदि मान लेते हैं वह 9,889 रुपया भी 9,984 रुपया भी 89 वोट प्राप्त किया, तो क्या उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी? कर ली जाएगी। और 10,000 करेगा तो नहीं किया जाएगा। यानी 10,000 से कम हुआ, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जितना भी वोट गिरेगा तो उसका कम से कम 1/6 प्राप्त करना ही होगा, ठीक है ना, तब उसकी जमानत की राशि जब्त नहीं होगी। यदि उससे कम प्राप्त हो गया तो जमानत की राशि खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सभी रूल में पंचायत के चुनाव के लिए, जैसे पंच के चुनाव होता है तो पंच के चुनाव करने के लिए 50 रुपया, कितने रुपया होता है? 50। सरपंच के लिए होता है 500, कितना होता है? 500। मुखिया के लिए 400, 400 नहीं 4,000 होता है। कितना होता है? 4,000। तो इसका भी 1/6 जितना वोट गिरता है 1/6 हिस्सा प्राप्त नहीं किया तो जमानत की राशि क्या कर ली जाएगी? जब्त कर ली जाएगी। क्या कर ली जाएगी? जब्त कर ली जाएगी। कौन सी कंपनी भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी बनाई थी? टाटा बनाई थी। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, टाटा कंपनी। कौन सा कंपनी? टाटा। कौन सा कंपनी है? टाटा। तो सबसे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंपनी कौन बनाया था? टाटा। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक जो कार था उसका नाम था लव डब। क्या नाम था? लवर नाम था, लव डब था ना, लव डब बर्ड, लव बर्ड। अरे बड़ा नाम वैसे, लव के लव बर्ड, लव था, हम देखे हैं लव बर्ड था। क्या नाम था? लव बर्ड।
द्रव का, ये बता दिए थे द्रव का, द्रव अवस्था से गुजरने बिना गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदलना क्या कहलाएगा? निक्षेपण। क्या कहलाता है? निक्षेपण। फटाफट मार देते हैं रिवीजन, देखिए बताइए फटाफट। एक होता है ठोस, क्या होता है? ठोस। आई क्या होता है? द्रव। आई क्या होता है? गैस। देखिए आप लोग अपने याद हो जाएगा डैश। बताइए ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाएगा? ठोस से द्रव में बदलना द्रवनांक। क्या होगा? द्रवनांक। इसी को बोलते हैं गलनांक। क्या बोलेंगे? गलनांक। द्रवनांक नहीं, इसी को बोलते हैं गलनांक। इसी को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। और बताइए द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाएगा? द्रवनांक। क्या कहलाएगा? द्रवनांक। इसी को बोलते हैं क्या? बॉयलिंग। क्या बोलेंगे? बॉयलिंग। और गैस से ठोस में बदलना क्या होता है? गैस से ठोस में बदलना क्या कहलाएगा? अरे इसको बोलते हैं निष्पातन। 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 इसी को बोलते हैं डिपोजिशन। आप लोग को एग्जाम्पल कितना दिए थे? वो वाला जो मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल से धुआं निकलता है पहले गैस अवस्था में, अब मोटरसाइकिल चलने के बाद इतना वो धुआं जब जम जाता है तो क्या हो जाता है? ठोस। जो काला काला जो हाथ डालिएगा ना, ठीक है ना, कजरौटा भी हो गया, हाँ कजरौटा भी। तब मोटरसाइकिल चलाइएगा, ट्रैक्टर चलाइएगा तो देखिए फट फट पहले गैस फेंकेगा और वह जम जाएगा बाद में, और देखिएगा ना वो धुआं जो रहेगा वो ठोस अवस्था में हो जाता है। जैसे में आप देखिएगा, इसे निष्पादन को बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं? निक्षेपण। इसी को निष्पादन बोलिए या निक्षेपण बोलिए, ठीक है ना, डिपोजिशन। ठीक है, तो गैस से ठोस बदलना यही ना निक्षेपण, यही पूछ रहा था। तो देखिए कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिना द्रव में बदले डायरेक्ट गैस से ठोस बदलना, तो क्या कहलाएगा? निक्षेपण। इसी को बोलते हैं डिपोजिशन। इसी को बोलते हैं निष्पादन। क्या बोलते हैं? निष्पादन। अब देखिए गैस से डायरेक्ट ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। उसके बाद गैस से द्रव में बदलना क्या कहलाएगा? संघनन। क्या कहलाएगा? संघनन। ये तो बहुत बार करा दिया आप लोगों को, संघनन। और द्रव से ठोस में बदलना क्या कहलाएगा? हिमांक, जिसको बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। तो ये पूछा था ठोस से गैस में बदलना, सॉरी गैस से ठोस में बदलना, निष्पादन, निक्षेपण या डिपोजिशन। क्या होता है? डिपोजिशन। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में बदलना क्या कहलाएगा? निक्षेपण, डिपोजिशन। क्या कहलाएगा? डिपोजिशन। आइए क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग, जो द्रव से ठोस में बदलना। संघनन, गैस से द्रव में बदलना। ऊर्ध्वपातन, ठोस से गैस में बदलना। ठोस से गैस में बदलना। माथा से ऊपर उड़ गया हो कितना होगा? आप लोग को पता होगा, आप लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत बार बता दिए इसको। पी आश्रिजेश और सविता पुनिया का किताब किस खेल संबंधित है? हॉकी से। किसे है? हॉकी से। उसके बाद देखिए लाल लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? किसके लिए होता है? काजू। देखिए भारत में जो लेटराइट मिट्टी होता है वह केरल में होता है, और कुछ ऐसा गोवा में होता है, और कुछ ऐसा कर्नाटक में होता है, कुछ ऐसा तमिलनाडु में होता है। और भारत के क्षेत्रफल का लगभग 6.4% पाया जाता है। और वहीं जलोढ़ मिट्टी बात किया जाता है 4.5% 4.5%। और वहीं लाल मिट्टी की बात किया जाए तो लाल मिट्टी 10.6%। लाल मिट्टी कितना होता है? 10.6। और वहीं लेटराइट मिट्टी कितना होता है? 6.4। इसमें कौन सा खेती होता है? काजू का। किसका होता है? काजू का। प्याज के लिए सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र। कहाँ होता है? महाराष्ट्र। और काली मिर्च के लिए केरल। कहाँ होता है? केरल। अब मूंगफली में पहले था महाराष्ट्र, बाकी अभी है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। पहले कौन था? महाराष्ट्र, अभी कौन है? गुजरात। चलिए हो गया, ठीक है, जय हिंद। ठीक है, इतना रहने देते हैं, इसलिए मेहनत से पढ़िए। आप लोग तो और पढ़िए, खूब पढ़िए।